नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 24 जनवरी को अदानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में अदानी समूह की कार्यप्रणाली और शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के आरोप लगाए गए। सरकार ने अपनी तरफ से जांच की कोई भी पहल नहीं की। तब इसकी जांच की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। 178 पन्नों की यह रिपोर्ट 6 मई को आई। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेबी अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। यह और बात है कि उसकी जांच पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मीडिया की हेडलाइन देखेंगे तो इस हिसाब से अदानी समूह को क्लीन चिट मिल गई है। खुद अदानी के अपने चैनल एनडीटीवी ने इस पर यही रिपोर्ट किया है कि क्लीन चिट मिल गई है। इसके बाद कांग्रेस से सवाल भी पूछे गए कि अब फड़फड़ाते पंखों को शांत हो जाना चाहिए। यह सब टिप्पणियां हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि केवल एनडीटीवी ने ऐसी हेडलाइन बनाई। कमेटी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसके आलोक में सेबी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, ना ही अदानी समूह द्वारा कोई प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है और ग्रुप ने रिटेल निवेशकों की शंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। हालांकि न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है कि इन खबरों में एनडीटीवी ने यह नहीं बताया कि ये रिपोर्ट केवल प्रारंभिक हैं और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन क्या वाकई इस कमेटी ने अदानी समूह को क्लीन चिट दी है? मैं तकनीकी मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए तुरंत इस रिपोर्ट पर वीडियो नहीं बनाया। मैं जानता हूं कि कंपनियों के गठन, शेयर और निवेश के नियम काफी जटिल होते हैं, इसलिए इंतजार करता रहा कि क्लीन चिट के अलावा दूसरा पक्ष क्या आता है। क्या किसी ने और भी सवाल उठाए हैं? मैं उन सवालों को आपके सामने हिंदी में रखना चाहता हूं। यह उन्हीं का शोध है जिन्होंने लिखा है और उनकी राय है। उन्हें कसौटी पर परखने की मेरी अपनी क्षमता सीमित है। चूंकि यह सब छपा है, अगर कभी अदानी समूह की प्रतिक्रिया आई और लगा कि वीडियो करना चाहिए तो हम जरूर उन प्रतिक्रियाओं को शामिल करेंगे। आज हम उन पत्रकारों की रिपोर्ट, ट्वीट और तर्क की बात करेंगे जिनका मानना है कि रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसने अदानी समूह को क्लीन चिट नहीं दी है। सबसे पहले तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनका कहना है कि अगर टास्क फोर्स ने किसी बात की पुष्टि की है तो वो यह है कि हमारे पास कानून तो है मगर उन्हें खराब तरीके से लागू किया जाता है। दूसरा, अदानी के लाखों रुपए के शेयरों का मालिक कौन है हमें पता नहीं। सेबी को शक है कि एफपीआई का संबंध प्रमोटर से है, लेकिन अदानी के मामले में सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि अदानी समूह में जो विदेशी पैसा लगा है उसका अंतिम मालिक कौन है यह पता नहीं लगाया जा सकता। तो जो चीज कमेटी जान ही नहीं सकी उसे हम क्लीन चिट कैसे मान रहे हैं? क्लीन चिट तब होती है जब कमेटी कह देती कि विदेशी पैसे का मालिक और अंतिम लाभार्थी का पता चल गया है और उसका नाम ABCDEFGH है। इसी को लेकर तो कई खोजी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए कि अंतिम लाभार्थी कौन है यही पता नहीं। आगे बढ़ने से पहले इस बात पर फिर से नजर डाल लेनी चाहिए कि वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में कहा था कि सेबी अदानी समूह पर उठे सवालों की जांच कर रही है, लेकिन सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कह दिया कि जांच की बात आधारहीन है। वित्त मंत्रालय ने संसद से झूठ बोला या सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से, इसका फैसला कौन करेगा? मगर इस एक प्रकरण से आप समझ सकते हैं, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि जांच और रिपोर्ट से अंतिम नतीजा निकलेगा भी या नहीं। निकलेगा तो वो विश्वास के लायक रहेगा या नहीं। यह भी ध्यान रहे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर सेबी ने अपनी जांच पूरी नहीं की है, वो एक अलग मामला है जो चल रहा है। उम्मीद है कि आपको हिंदी के अखबारों और चैनलों से यह जानकारी मिल गई होगी कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदानी समूह को लेकर कोई जांच नहीं हो रही है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच से सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का और समय चाहिए। तब कोर्ट ने सेबी को हल्की फटकार लगाते हुए कहा कि सेबी जांच में तत्परता भी दिखाए। 6 महीने की जगह 3 महीने का समय दिया गया है। पहले इन्हें फरवरी में 2 महीने का समय मिला, अब 14 अगस्त तक का समय दिया गया है। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कह दिया
कि सेबी 2016 से अदानी समूह के मामलों की जांच कर रही है, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रशांत भूषण की इस बात से इनकार कर दिया। सेबी ने कोर्ट से कहा कि जिस जांच की बात हो रही है वो 51 भारतीय कंपनियों को लेकर है और इसमें अदानी समूह की कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। 15 मई को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा कि 2016 से अदानी समूह की जांच की बात आधारहीन है। 22 साल के असिस्टेंट मैनेजर सत्यांश मौर्य ने यह हलफनामा दायर किया है। हमने भी अपने वीडियो में दिखाया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस बात पर ट्वीट किया कि 19 जुलाई 2021 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सेबी अदानी समूह की जांच कर रही है। अब कह रही है सेबी की जांच की बात आधारहीन है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने यह सवाल पूछा था। सवाल था कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संदिग्ध लेन देन के कारण सेबी, आईटी, ईडी, डीआरआई, एमसीए द्वारा एफपीआई और या अडानी संस्थाओं की जांच की जा रही है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। इसका उत्तर दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। वो कहते हैं, जी महोदया, सेबी विनियम के अनुपालन के संबंध में अडानी समूह की कुछ कंपनियों की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त राजस्व अधिसूचना निदेशालय डीआरआई अपनी प्रशासनिक कानूनों के तहत अडानी समूह की कंपनियों से संबंधित कुछ संस्थाओं की जांच कर रहा है। जहां तक आयकर अधिनियम 1961 के तहत जांच का संबंध है, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर विशिष्ट करदाता के बारे में जानकारी का खुलासा करना निषिद्ध है, यानी मना है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई जांच नहीं चल रही है। अब इस जवाब का क्या मतलब रह जाता है जब सेबी ने कोर्ट से कह दिया कि कोई जांच ही नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में कई सवाल हैं। उनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि अदानी समूह में किसका पैसा लगा है। कहीं यह पैसा एक ही आदमी का तो नहीं जो इस रास्ते से उस रास्ते के बीच घूम फिर रहा है। क्या इस पर कमेटी ने अंतिम रूप से कुछ कह दिया है? जब इसी जवाब का पता नहीं है तब कैसे कहा जा सकता है कि क्लीन चिट मिल गई है? क्या एक्सपर्ट पैनल ने यह कह दिया है कि जिस फंड ने निवेश किया अदानी समूह में, उस फंड में किसका पैसा लगा है, यह संदेह अब दूर हो गया है? ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में मीडिया की तमाम रिपोर्ट में इशारा किया जा रहा है। अगर ऐसा कहा है तो दिखाइए कहां कहा है और किस पन्ने पर कहा है, तब फिर लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। आप एनडी मुखर्जी हैं, बिजनेस की दुनिया के नामी पत्रकार और टिप्पणीकार हैं। ब्लूमबर्ग के लिए लिखते हैं और इसी नाते अदानी पूर्व एनडीटीवी की वेबसाइट पर इनके लेख छपा करते थे। एनडी मुखर्जी ट्विटर पर भी सक्रिय हैं। एनडी ने 178 पन्नों की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद 21 मई को ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पर एक लंबा लेख लिखा है और ट्विटर पर भी अपनी बात को बिंदुवार साझा किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से जांच चल रही है उससे लगता है कि केवल गर्माहट ही पैदा होगी, रोशनी नहीं दिखेगी, मतलब सच्चाई सामने नहीं आएगी। इससे पता चलता है कि जो जांच है वो कहां जा रही है किसी को पता नहीं। एनडी ने लिखा है कि विदेशी निवेशकों के बारे में जानना कभी भी इतना मुश्किल नहीं रहा। एनडी के लेख आप भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका हिंदी में सार पेश कर रहा हूं ताकि हिंदी के दर्शकों और पाठकों तक उनकी बात पहुंच जाए। हम जानते हैं कि यह मामला काफी जटिल है, फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ पकड़ सकते हैं। एनडी मुखर्जी अपने इस लेख में एक्सपर्ट पैनल में कई बातों को उजागर करते हैं जो कहा गया है। एक, कि एक्सपर्ट पैनल के पास बहुत ही सीमित अधिकार था, जांच का दायरा भी छोटा था। पैनल की हालत देखकर इस बात में दम है कि इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए जिसके पास किसी को भी बुलाकर पूछने का अधिकार हो। आपको याद होगा कि बजट सत्र में विपक्ष ने लगातार यह मांग की कि अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए, मगर सरकार ने वो मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पेज नंबर 29-30 पर लिखा है कि जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली से कहा गया कि वे आएं और इस मामले के बारे में हमें बताएं, लेकिन इनमें से किसी भी विदेशी संस्थान ने इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहा। एनडी ने लिखा है कि यह दर्शाता है कि कमेटी के पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे, कमेटी उन्हें मजबूर नहीं कर सकी। एनडी मुखर्जी लिखते हैं कि इससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी की यह बात सही है
कि संयुक्त संसदीय समिति की तरफ से जांच हो, जिसके पास इन्हें बुलाकर पूछने का और जवाब देने के लिए बाध्य करने का अधिकार हो। सरकार ने यह मांग नहीं मानी। शक्ति विहीन एक्सपर्ट पैनल सेबी के कंधे पर बंदूक टिकाकर निशाना लगा रहा था, जिसे संदेह तो है मगर उसके पास प्रमाण नहीं, और बिना अन्य एजेंसियों की मदद के इसकी उम्मीद भी बेकार है। इसलिए इस मामले में हंगामा ही होता रहेगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। बड़ा सवाल है कि जिन फंड ने अदानी समूह में निवेश किया, यानी शेयर वगैरह खरीदे, उन फंड में जो पैसा है वो किसका है। एनडी मुखर्जी ने लिखा है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को बताया कि मार्च 2020 में अदानी समूह की 5 कंपनियों में 14 और 20% की हिस्सेदारी 12 फंड और एक विदेशी वित्तीय फर्म के पास थी। इनके लाभार्थी स्वामी कौन हैं, इनके नाम बताए गए हैं। ये वही नाम हैं जो भारत सरकार ने संसद में बताए, जैसे स्विट्जरलैंड के अल्स्टेड गुगेनबुल एवन, नेदरलैंड के यान शिलिंग्स, यूके के राजभट्ट, मॉरिशस के याजादेव लोतुन, संयुक्त अरब अमीरात के आदिल हसन अहमद अलाली। एनडी मुखर्जी का बड़ा सवाल है कि ये लोग कौन हैं। ऑफशोर स्ट्रक्चर, ओपेक स्ट्रक्चर जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द सुनाई देंगे, हमने उनका हिंदी अनुवाद नहीं किया है। हो सकता है हमसे भी समझने में चूक हो जाए, लेकिन जितना समझे हैं उस हिसाब से ओपेक स्ट्रक्चर से तात्पर्य किसी कंपनी की ऐसी संरचना से होता है जिसके कारण मूल और अंतिम लाभार्थी कौन है, मालिक कौन है, इसका ठीक से पता नहीं चल पाता है। एनडी मुखर्जी लिखते हैं कि 1.5 साल पहले सरकार ने संसद में महुआ मोइत्रा के सवाल के जवाब में इन नामों का ब्यौरा दिया था जो अदानी समूह में लाभार्थी हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब अदानी समूह ने इसका कड़ा खंडन किया। कहा कि किसी का प्रमोटर के साथ कोई संबंध नहीं है, मुमकिन है इस पूरे प्रकरण में ये लोग खास मायने ना रखते हों। ऑफशोर स्ट्रक्चर पर इनका जो कंट्रोल है वही इन्हें लाभार्थी बनाता है, लेकिन असली आदमी वही हो सकता है जिसका अपना आर्थिक हित हो। कमेटी के अनुसार सेबी 42 निवेशकों के पैसे का पता लगा रही है कि कहीं ये गौतम अदानी और उनके परिवार के फ्रंट तो नहीं है। पैनल के एक्सपर्ट ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि सेबी ने इनका वर्षों तक पता लगाने का प्रयास किया है। अब एनडी मुखर्जी बहुत बड़ी बात लिखते हैं कि अगर इन संदेहों में जरा भी दम है, यानी ये अदानी के फ्रंट तो नहीं है, तब हो सकता है कि समूह की एक या उससे अधिक कंपनी जो पब्लिक में ट्रेड करती है, कारोबार करती है, यानी शेयर बाजार के जरिए अपनी पूंजी जुटाती है, वो पब्लिक ही ना हो। जाहिर है क्लीन चिट की बात में बहुत दम नहीं। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। कमेटी के पास उन सवालों के जवाब हासिल करने का अधिकार नहीं था। कमेटी की रिपोर्ट पर अदानी समूह का जवाब नहीं आया है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए कंपनी ने अभी बोलना उचित ना समझा हो। जब मूल सवालों के जवाब ही नहीं मालूम है कमेटी को, यानी जो लोग फंड के जरिए अदानी समूह में पैसा लगा रहे हैं वो पैसा गौतम अदानी का फ्रंट है या नहीं, तो क्लीन चिट की बात कहां से आ गई बिना इसे जाने। क्या यह जान लेना जरूरी नहीं कि जिन निवेशकों के नाम सरकार ने ही बताए हैं उनके पास कहां से पैसा आया, किसका पैसा? एक्सपर्ट ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इससे जानने का प्रयास ही नहीं किया गया। यह तो सेबी पर बहुत गंभीर टिप्पणी है। अगर असल मायनों में सेबी वर्षों से पता लगा रही होती तो उसके पास एक ठोस जवाब होना चाहिए था कि यह पैसा निवेशक का ही है, किसी अज्ञात व्यक्ति का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को काम दिया गया था कि वह देखे कि सेबी के नियमों के तहत कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है। पैनल ने कोर्ट से कहा कि इसका पता लगाना संभव ना हो। पता लगाना संभव नहीं है, यह क्लीन चिट है क्या? क्लीन चिट तो तब होता जब पैनल यह कहता कि पता लगा लिया है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जिस तरह से इस काल्पनिक तस्वीर में फाइलों के ऊपर फाइलें रखी हुई हैं, आप एक फाइल उठाकर सारी फाइलों या नीचे की अंतिम फाइल के बारे में नहीं बता सकते हैं। जाहिर है इसके लिए हर फाइल को उठाकर देखने की जरूरत होगी। यह उदाहरण हमने एनडी मुखर्जी के लेख के इस हिस्से को समझाने के लिए दिया है, जिसमें वे लिखते हैं कि सेबी उन 13 फंड के 42 निवेशकों की जांच कर रही है जिनकी बदौलत गौतम अदानी दुनिया के अमीर लोगों के शिखर पर पहुंच गए। इस पर पैनल ने लिखा है कि इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि अगर आप इन 42 नामों में से किसी की भी छानबीन करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसी कंपनी या ऑफशोर फंड मिल जाए जिसका पता लगाना मुश्किल हो। एक्सपर्ट ने कहा कि अंतिम लाभार्थी कौन है, यानी इस समूह में लगा पैसा किसका है,
इसका पता लगाना बहुत भारी भरकम काम हो जाएगा। क्यों मुश्किल काम हो जाएगा? क्योंकि 2019 में सेबी ने उस प्रावधान को ही बदल दिया जिसका संबंध ओपेक स्ट्रक्चर से था। उस नियम के तहत सेबी किसी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हर आर्थिक कड़ी के अंतिम लाभार्थी की जानकारी मांग सकती थी। कमेटी ने लिखा है कि इस नियम को इसलिए हटाया गया क्योंकि सेबी को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत लाभार्थियों से जुड़ी पर्याप्त जानकारी मिल जाती है, तो उसी नियम के तहत पता लगाकर बता दीजिए। होता यह है कि कई बार एक फंड कई कंपनियों के पैसे से बनता है, उसमें जो पैसा लगाते हैं कि अलग अलग कंपनी बनाकर निवेश करते हैं, फिर उस फंड के जरिए किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीदा जाता है, तो एक अंतहीन कड़ी बन जाती है। 2019 में सेबी ने यह नियम को बदल दिया। किसके फायदे के लिए बदला, इस पर ही अलग से बहस हो सकती है। क्या इसी दिन के लिए यह नियम तभी बदल दिया गया था? सोच कर देख सकते हैं। एनडी मुखर्जी ने कहा है कि इस बदलाव के बाद विदेशी फंड के लिए यह जरूरी नहीं रहा कि वह बताए कि अंतिम रूप से किसका पैसा लगा है। मतलब आप नोट तो देख रहे हैं, लेकिन यह नोट किसका है, कहां से आया है, पता नहीं लगा पा रहे हैं। एनडी एक्सपर्ट पैनल की इस राय का यह मतलब निकालते हैं कि अगर अदानी ने नियमों का उल्लंघन किया भी होगा तो भी सेबी अब कभी साबित नहीं कर पाएगी। अदानी समूह का यही जवाब रहा है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता कि उसके शेयरों को कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और कितना खरीद रहा है, खरीदने वाले का पैसा कहां से आ रहा है। कमेटी ने इस रिपोर्ट में पेज नंबर 20 पर सुझाव दिया है कि जटिल मामलों में कई एजेंसियों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाई जाए और जांच हो। भविष्य में भी वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में, वित्त मंत्री के नेतृत्व में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जांच की निगरानी करे और ऐसी जांच हो जो न केवल वित्तीय मामलों का पता लगाए बल्कि राजनीतिक संबंधों को भी उजागर करे। तो एनडी मुखर्जी कहते हैं कि कई एजेंसियों को मिलाकर जांच की बात कम से कम अदानी के मामले में तो व्यवहारिक नहीं लगती है। मुमकिन है बिजनेस की कुछ बातों का अनुवाद करने में चूक हो जाए, इसलिए आप भी एनडी मुखर्जी की रिपोर्ट खुद से पढ़ लें। एनडी मुखर्जी की यह बात बार बार सामने आ रही है, खटक रही है कि इस रात की कोई सुबह नहीं है। अब हम एक और बिजनेस पत्रकार सुचेता दलाल के लेख की बात करेंगे। सुचेता दलाल ने इसे रेखांकित किया है कि सेबी को जांच के लिए इतना वक्त क्यों चाहिए। सुचेता दलाल का पॉइंट है कि सेबी नाराज क्यों हो गई कि वह जांच कर रही है। यह जानकारी तो वित्त राज्य मंत्री ने ही दी थी। सॉलिसिटर जनरल ने जांच के लिए 15 महीने का समय मांगा कि कई तरह के दस्तावेज जुटाने हैं। सुचेता का कहना है कि ये सारे दस्तावेज तो सामने की पार्टी से ही मांगने हैं, इतना समय क्यों लगना चाहिए। सेबी ने अमेरिका की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का उदाहरण दिया कि वो औसतन 2 साल का समय लेती है। सुचेता का तर्क है कि अमेरिका की एसईसी बहुत ज्यादा डिटेल में घुसकर उलझता नहीं है, वो मुख्य आरोपों पर फोकस करती है। कम से कम सेबी कोर्ट को यही बता सकती थी कि पहली नजर में कोई बात सामने आई है या नहीं, प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं। 2 महीने में सेबी इतना भी नहीं बता पाई। सुचेता ने बताया कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सेबी ने प्राइस और वॉल्यूम मैनिपुलेशन से जुड़े 150 से अधिक केस 2020 से 2022 के बीच सुलझाए हैं, तो एक भी मामले में अदानी के किसी स्टॉक की जांच नहीं हो सकी। सुचेता ने एनएसई को लोकेशन स्कैम केस का हवाला भी दिया कि 2015 से शुरू हुई जांच अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है, सेबी ऐसे ही काम करती है। एनडी मुखर्जी की तरह सुचेता दलाल को भी सेबी से खास उम्मीद नहीं लगती। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है तो सेबी जांच के नाम पर समय ही बर्बाद कर रही है। अगर कमेटी को पहली नजर में ऐसा कुछ लगा है जिसकी जांच होनी चाहिए, तब यह सवाल सेबी से पूछा जाए कि आपके पास तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा कि शेयरों के दाम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ये सुचेता के सवाल हैं और उनका मतलब है। यही नहीं, इन 2 महीनों में भी सेबी इसका पता नहीं लगा सकी। यह वीडियो लंबा है, होना ही है, बिजनेस का मामला है, इतना सरल नहीं होता कि आप खेल खेल में इसे समझ जाएं या वीडियो को बढ़ा बढ़ाकर फास्ट फॉरवर्ड कर देख लें। किसी को लग सकता है कि बहुत जटिल है, बोझिल है, तो यह जटिल है और बोझिल भी है। इसमें डांस और गाने का कोई विशेष प्रबंध नहीं किया जा सकता, इसे ऐसे ही देखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अदानी समूह ने फाइनेंशियल टाइम्स को नोटिस भेजा कि ऑफशोर फंडिंग पर उसकी रिपोर्ट गलत है। वो अपनी रिपोर्ट को वेबसाइट से हटाए और माफी मांगे।
फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पिछले 5 वर्षों में अदानी समूह को मिलने वाले विदेशी फंड का तकरीबन आधा हिस्सा उन्हीं के परिवार से जुड़ी इकाइयों से मिला है। आज तक फाइनेंशियल टाइम्स ने उस रिपोर्ट के लिए अदानी समूह से माफी नहीं मांगी है। फाइनेंशियल टाइम्स की बात इसलिए आ गई क्योंकि 13 मई को फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइजेस ने घोषणा की है कि वो बाजार में $2.5 अरब यानी करीब 21,000 करोड़ की पूंजी जुटाएंगे। फरवरी में एफपीओ के टाले जाने के बाद ये इक्विटी फंड रेज अदानी समूह के लिए अहम है। इस पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर सवाल किया है कि पहले यह तो बताओ कि एफपीओ में किसका पैसा लगा था। महुआ ने सेबी, एलआईसी, एसबीआई को टैग करते हुए ट्वीट कर दिया और पूछा कि फरवरी में जो एफपीओ लाया जा रहा था, जिसे बाद में अदानी समूह ने रद्द कर दिया, उसमें किसका पैसा था। बिना यह पता लगाए नए सिरे से पूंजी जमा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। यह सब क्या चल रहा है, ये एक किस्म का फ्रॉड लगता है। आप हमारे पुराने वीडियो और मीडिया रिपोर्ट देख सकते हैं। जब एफपीओ लाया जा रहा था तब किस तरह के सवाल उठे थे। हमने अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 18 मई को इसी अखबार में रिपोर्ट छपती है कि अदानी ने कुछ बैंकरों को न्योता दिया है कि वे उनकी परिसंपत्तियों को आकर देखें ताकि उनमें लोन देने का भरोसा पैदा हो। यह अखबार की रिपोर्ट है, हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते। अगर क्लीन चिट मिल गई है तब तो अदानी समूह को यह सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देबाशीष बसु बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में नियमित कॉलम लिखते हैं। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि देखकर भी तो कुछ कुछ समझ में आ जाता है। 3 साल में अदानी ग्रीन के शेयरों के दाम 5000% बढ़ गए। एक शेयर 55 रुपए से 3000 का हो गया। इसी तरह अदानी ट्रांसमिशन के शेयरों के दाम 2 साल में 1500% बढ़ गए। 2.5 साल में अदानी टोटल गैस के शेयरों के दाम 3800% बढ़ गए, जबकि इसी कारोबार से जुड़ी अन्य कंपनियों के शेयरों के दाम मामूली ही रहे। जैसे 24 जनवरी को जब टोटल गैस का एक शेयर 4000 से गिरकर 850 पर आया, तब इंद्रप्रस्थ गैस का शेयर 19.7 रुपए का था, महानगर गैस 15.6 रुपए का और गुजरात गैस के शेयर का दाम 23.3 रुपए का था। देबाशीष बसु लिख रहे हैं कि शेयरों के दाम में भारी हेराफेरी हुई है। अंग्रेजी में मैनिपुलेशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देबाशीष बसु एक और सवाल उठाते हैं कि दुनिया के जो बड़े फंड हैं, प्रतिष्ठित सॉवरेन फंड हैं, पेंशन फंड हैं, ये अदानी समूह में निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी कंपनी के लिए पैसा लाने के लिए? एक तरफ बड़े फंड अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 4 ऐसे फंड हैं जिन्होंने अपना 90% पैसा अदानी समूह में लगाया है। ये बसु ने लिखा है। हम अपनी तरफ से इन बातों की पुष्टि नहीं कर सकते। जो लिखा है और जो छपा है उसके बारे में बता रहे हैं। सुचेता दलाल की तरह देबाशीष बसु ने भी अपने लेख में सेबी की जांच की क्षमता को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। देबाशीष बसु लिखते हैं कि हर दिन शेयर बाजार में लेन देन को लेकर 5.5 अरब मैसेज आते हैं। सेबी का दावा है कि उसके पास मैनिपुलेशन यानी हेराफेरी को पकड़ने की उच्च तकनीकी क्षमता है। इसके जरिए सेबी ने कई मामलों में हेराफेरी को पकड़ा भी है, लेकिन अदानी ग्रीन के शेयरों के दाम में 5000% का उछाल आता है और सेबी को पता ही नहीं चला। उसकी उच्च तकनीकी क्षमता से लैस निगरानी का क्या हुआ? आज के हिंदू बिजनेस लाइन में पलक शाह की रिपोर्ट छपी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले 4 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एक कॉर्पोरेट बॉडी और एक शख्स ने शेयरों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया है। सेबी इनके बारे में पता लगा रही है। पलक शाह ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि ईडी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले कुछ खास पार्टी द्वारा संगठित रूप से शेयर बेचने की खुफिया जानकारी मिली है ताकि भारतीय बाजार को अस्थिर किया जा सके। सेबी को इसका पता लगाना चाहिए। तब तो फिर से यह सवाल उठता है कि सेबी क्यों नहीं पता लगा सकी कि क्या खेल चल रहा है, खिलाड़ी किस पाले का है। तो मूल बात यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है और दूसरी तरफ भी लोग हैं जो तथ्यों और तर्कों से बता रहे हैं कि क्लीन चिट कहां मिली है। सेबी की जांच जारी है। जानकारों को भरोसा नहीं है कि इस जांच से कुछ निकलेगा भी। इन्हें सेबी की क्षमता और नीयत पर शक है। इनका कहना है कि सेबी के पास सारी तकनीकें तो हैं, अब उसने दूसरों को पकड़ा है, लेकिन अदानी के शेयर आसमान में भाग रहे थे, वो पकड़ नहीं सकी। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में दीपशिखा सिकरवार की एक रिपोर्ट छपी है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गुजरात ने एक फैसला दिया है कि अदानी पावर ने कॉन्ट्रैक्ट और लेन देन की पूरी जानकारी नहीं दी, कंपनी एक्ट 2013 के नियमों का उल्लंघन किया है। आपने इतना लंबा वीडियो देखा, आपका बहुत आभार। नमस्कार।
मैं रविश कुमार।